नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है 4 अगस्त 2021 को। टोटल 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो प्रथम और द्वितीय पारी का वीडियो पहले से ही डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो चेक कर सकते हो चैनल पर जाकर। ये आपके 4 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का जो आपके एग्जाम्स हुआ है 3 से लेकर 4 PM वाली शिफ्ट है। तो इसमें टोटल जो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं, 25 में से 23 एग्जैक्ट वो सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल यानी आज 4 अगस्त के तीनों शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आपकी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट स्टडी यानी आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ पैरेलल में रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर एक ही पास में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जो एग्जाम में आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, सेम पैटर्न से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जो जीके के सवाल है, देख लेते हैं इनका क्या एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। पहला सवाल देखिएगा, और बाकी इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल नंबर 1, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में आपको मिलेगा? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में यानी जो राज्य परिषद है इसमें सीटों का आवंटन का वर्णन मिलता है अनुसूची 4 में। टोटल जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उनका देख लेते हैं कौन सी अनुसूची में किसका वर्णन है। अनुसूची फर्स्ट की बात करें तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों की लिस्ट आपको मिलेगी अनुसूची प्रथम में। अनुसूची सेकंड में क्या है? विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन है। तो इस वेतन का वर्णन मिलता है जो राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के गवर्नर हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट है, इन सभी के न्यायाधीशों के जो उपवक्ता हैं इनके वेतन का विवरण अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादे हैं, ये मिलेगा आपको अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 जो आपको पूछा है राज्य परिषद यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आपको उल्लेख मिलेगा। अनुसूची 6 की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का स्पेशल याद रखना। एग्जाम में सवाल आ जाता है कि अनुसूची 6 में कौन से राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन नहीं है? तो असम, ये 6 राज्य याद रखिएगा, 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। तो इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान का उल्लेख अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में है वो क्या है? संघ यानी जो केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची का वर्णन आपको ये 7 में मिलेगा, यानी जो तीनों सूचियां हैं, समवर्ती का नहीं, साथ ही साथ राज्य सूची है, संघ सूची है, ये तीनों ही सूची, इनका वर्णन आपको अनुसूची 7 में मिलेगा। अनुसूची 8 में भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 की बात करें तो भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश हैं वो शेड्यूल 9 में है। और शेड्यूल 9 है ये प्रथम बार जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत जोड़ी गई है। और अनुसूची 10 है जिसमें संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विरोधी दोष प्रावधान है, दल बदल वाला जो कानून है वो अनुसूची 10 में ही आपको मिलने वाला है। अनुसूची 11 में पंचायती राज के प्रावधान है और 12 में नगर निगम के प्रावधान है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है 10, 11, 12 से, ये काफी बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। और प्रथम कौन सी ऐड हुई है संविधान संशोधन के तहत? अनुसूची 9 भी, ये भी याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, इकोनॉमिक साइंसेज 2020 नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक साइंस यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2020 में पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है? इस प्रकार भी एग्जाम में सवाल आता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये पूछा गया, मैं कवर कर चुका हूँ, जो भी 2020 के नोबेल प्राइज हैं सभी क्षेत्र में किनको और किस कांड दिया गए हैं। तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज है, एग्जैक्ट सवाल एनटीपीसी में भी आया था। एनटीपीसी के लिए आप टॉपिक वाइज वीडियो जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी toptrendinggk.in, वहाँ से कर सकते हो। वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2020 का पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। अगला सवाल देखिएगा, सूर्यधर लेक कहाँ पर स्थित है? तो सूर्यधर जो लेक झील है वो उत्तराखंड में है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि 2020 में इसी झील का उद्घाटन हुआ है, सूर्यधार का, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है, जो 4 जुलाई 2021 को बने हैं। अगला सवाल, ईबीसी डीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ईबीसी डीआईसी की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। आस्की की फुल फॉर्म से भी एग्जाम में सवाल आता है, तो आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल देखिएगा, असम में राज्यसभा सीट कितनी है? सभी राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा सीट जरूर याद कर लेना। राज्यसभा सीट असम की 7 है, लोकसभा 14 है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिएगा, 2020 का द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कुलदीप कुमार हंडू है, वो किस खेल से संबंधित है? जो कोच को ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है और ये 2020 में कुलदीप कुमार हंडू को भी दिया गया है, तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? वुशु जो स्पोर्ट है, इनके ये कोच है कुलदीप कुमार हंडू है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी रहती है इसमें, एक तो आजीवन लाइफ टाइम वाली, एक रहती है नियमित कैटेगरी, ठीक है। और जो आजीवन कैटेगरी में रिवार्ड दिया जाता है वो 15 लाख रुपए रहता है और नियमित कैटेगरी में 10 लाख रुपए का। अब देख लेते हैं 2020 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है दोनों कैटेगरी में, लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है धर्मेंद्र तिवारी। अलग अलग स्पोर्ट्स में आप देख लीजिएगा, एग्जाम में जिस प्रकार पूछा गया है, ये जो वुशु वाला पूछा गया है, इनके कोच कौन है? कुलदीप कुमार हंडू है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कौन सा जो कोच है किस स्पोर्ट से संबंधित है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 2020 में। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी हो जाएगी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के कोच, शिव सिंह मुक्केबाजी, रोमेश पठानिया हॉकी के हैं, कृष्णन कुमार हुड्डा याद रखिएगा कबड्डी से, विजय भालचंद्र मुनीश्वर है पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं, नरेश कुमार ये टेनिस के कोच, ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग कुश्ती के हो जाएंगे। अब देख लेते हैं जो रेगुलर कैटेगरी में 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, और जुड फेलिक्स है, ये हॉकी के कोच हैं जुड फेलिक्स। योगेश मालवीय मलखम, जसपाल राणा निशानेबाजी के कोच, जो पूछा है कुलदीप कुमार हंडू वुशु के, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के कोच हैं। निम्न में से मिट्टी में, जो मिट्टी के अंदर सोइल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बाकी मैं अर्थकष्ट की बात करूँ तो सर्वाधिक उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फिर सिलिकॉन है, उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम है, लोहा फेरस मिल जाता है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर लास्ट में आपके पोटेशियम ये वाले हाइड्रोजन वगैरह रहते हैं। और पौधों में काफी बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, जो प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं, गौण कौन से हैं, ठीक है, तो सूक्ष्म कौन से हैं? तो पौधों में प्रमुख पोषक तत्व उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इनकी पौधों को काफी मात्रा में जरूरत रहती है, इसलिए प्रमुख पोषक तत्व है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, जिसकी लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है, ये तत्व पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता रहती है। और प्रमुख पोषक तत्व हो चुके आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। द्वितीयक जो सेकेंडरी है इसकी भी मात्रा कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक है। पौधों में सामान्य विकास और वृद्धि हेतु कुल 16 तत्व जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो प्रमुख कारण है कौन से मृदा अपरदन की? तो वृक्षों की जो कटाई होती है इसके कारण मृदा में स्लाइडिंग आप कह सकते हो, मृदा अपरदन होता है। प्रमुख कारण है वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई। उसके बाद ये सेम ही हो जाता है वानस्पतिक आवरण में कमी, भूमि को बंजर या फिर खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, यानी भूमि को बंजर खाली मत छोड़ो, वृक्ष लगाइए या फिर जो भी आप फसल कर रहे हो। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना है, बिना लॉजिकली यहाँ पर फसल चक्र अपनाएंगे या फिर कह सकते हो ढलान की दिशा में कृषि करेंगे तो उस केस में भी वनों में आग लगाना। तो प्रमुख कारण तो ये वृक्षों का भी हो गया है, मृदा अपरदन का कारण है वृक्षों की कटाई। अगला सवाल, सक्षम अभियान 2021 किसके लिए चलाया जा रहा है? ये ऑप्शन दे रखे थे, सक्षम अभियान 2021 है, ये हो जाएगा स्वच्छ ईंधन का उपयोग किस प्रकार करना है। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत जनवरी 2021 में की है, ठीक है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता यानी महोत्सव हो जाएगा। तो ये अभियान है जिसकी 2021 में अभी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं CHSL में। ज़्यादातर सवाल हैं दिसंबर और जनवरी से आ रहे हैं, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 से। अगला सवाल, फ्रूट्स योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? दिसंबर का करंट अफेयर्स है। फ्रूट्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये कर्नाटक सरकार की योजना हो जाएगी। तो कर्नाटक सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली
प्रणाली फ्रूट्स ने एक ई गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया है, जो एक ही मंच पर एक ही प्लेटफॉर्म पर कृषि भूमि और कृषि ऋण विवरण की जानकारी आपको प्रदान करेगी किसानों को। कॉर्नवालिस कोड कब तैयार किया गया था? कॉर्नवालिस कोड है ये 1793 में तैयार किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये कोड सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 48 नियम का संकलन है और इस कोड के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी उच्च सेवाओं व उच्च पदों से भारतीयों को पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा थी, उच्च पद पे कोई भी भारतीय नहीं था, इस कोड के तहत वंचित किया गया है और ये 1793 में एक तरीके से लागू हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तैयार किया था इसे जॉर्ज बार्लो ने। इसमें टोटल 48 नियम बनाए गए थे। इस कोड को शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों को शामिल किया गया है। अगला सवाल, किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई की आजीविका का समर्थन करने के लिए उत्तरी आग कैपिटल लिमिटेड यानी एनएससीएल को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? दिसंबर 2020 का सीए करंट अफेयर्स है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये एनएससीएल के साथ में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि जो माइक्रो फाइनेंस है, एमएसएमई जो लघु उद्योग हैं, उनके लिए आजीविका का समर्थन करने के लिए ये एनएससीएल के साथ में ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है एशिया डेवलपमेंट बैंक का। मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ पर है? ठीक है, मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक मल्लिकार्जुन भी है। ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है मल्लिकार्जुन मंदिर है। और 12 जो ज्योतिर्लिंग है जरूर देख के जाना। अभी एनटीपीसी में भी एक सवाल पूछा गया था जो मैं बता देता हूँ कौन सा था। ये महाकालेश्वर का आया था। और अभी आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर ये महाराष्ट्र में याद रखिएगा, विश्वनाथ है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है ये महाराष्ट्र में, वेद्यनाथ झारखंड, नागलेश्वर ये गुजरात में है, रामेश्वर तमिलनाडु में, फिर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, जरूर रिवाइज कर लेना। अगला सवाल देखिएगा, शिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शिग्मो उत्सव है जिसे शिमगा या फिर इसे शिशरोत्सव भी कहा जाता है, ये गोवा राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1992 में और ये लागू हुआ है प्रभावी रूप से 1994 में। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? हार्ड कॉपी निकालनी तो आपको प्रिंटर की आवश्यकता रहेगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी चालक रहित मेट्रो ट्रेन कौन सी है? दिल्ली मेट्रो है। ये भी दिसंबर से आप कह सकते हो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 दिसंबर 2021 को जनकपुरी वेस्ट से बोटनिकल गार्डन तक 37 जो किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित है, ड्राइवरलेस कह सकते हो, मेट्रो ट्रेन है, वो सेवा को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 दिसंबर 2021 को। कहाँ से कहाँ तक है? तो जनकपुरी वेस्ट से बोटनिकल गार्डन तक है। ये 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन है, यहाँ पर चालक रहित मेट्रो चल रही है। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा स्पोर्ट शामिल किया गया है? नया खेल कौन सा ऐड हुआ है? तो 3 नए खेल ऐड किए गए हैं जो बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। तो 3 कौन से हैं? एक तो महिला क्रिकेट जो टूर्नामेंट है, वुमेन क्रिकेट, साथ ही साथ बीच वॉलीबॉल है और पैरा टेबल टेनिस है। ये 3 नए स्पोर्ट ऐड हुए हैं जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में। और जो यहाँ पर महिला क्रिकेट वाले में क्वालिफाई किया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कैरिबियन क्षेत्र का एक देश और मेजबान इंग्लैंड को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाइड घोषित किया गया। तो वुमेन क्रिकेट में T20 को ऐड किया गया है। और बात करूं 2022 एशियन गेम जो हांगझाऊ में होने वाले हैं, तो इनमें ई स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया है ऑफिशियली। हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है? सेम सवाल एनटीपीसी में भी आया था। चिन्हाट की लड़ाई है, ये किन के मध्य हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व सर हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन इंग्लिश कर रहे थे। और सामने थे भारतीय विद्रोही जिसमें बरकत अहमद, खान अली खान है। इनके मध्य ये 1857 में हुआ था। 30 जून 1857 को इस्माइलगंज जो लखनऊ के पास है वहां पर ये चिन्हाट की लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई भारतीयों ने जीत ली थी। तो चिन्हाट की लड़ाई हेनरी लॉरेंस है इस युद्ध से संबंधित थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। रोहतांग पास से निकलने वाली या फिर चांबा जो जिला है हिमाचल प्रदेश में, तो चांबा से निकलने वाली नदी कौन सी है? रावी नदी का आपको पूछा था। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 है वो रॉबर्ट लेवांडोस्की है, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर 2020 की बात करें तो ल्यूसी ब्रॉन्ज हो जाएगा इनका नाम। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2020 है ये दोस्तों मैनुअल न्यूअर हैं। बेस्ट फीफा मेंस
कोच 2020 हैं ये दोस्तों जर्गन क्लोप हो जाएंगे। तो ये बेस्ट फीफा अवार्ड जो 2020 के किसे मिले हैं ज़रूर देख लेना। अंतिम सवाल देखिएगा, इस प्रकार से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, डिस्पोरा करके कुछ दे रखा था, डिजीज वगैरह था, किस कारण होती है, तो आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या नाम था उस बीमारी का। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर 25 में से लगभग 22 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, बचे हुए 2 से 3 सवाल कमेंट करके बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट का थर्ड सेट में एग्जाम था, ताकि मैं जल्दी उसको पीडीएफ में इंक्लूड कर दूं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।